पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोविड-19 महामारी के बीच लगातार आलोचनाओं का दंश झेल रहे बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन का रविवार को आपदा प्रबंधन की मीटिंग में दीदार हुआ। इस बीच उन्होंने शासन प्रशासन पर कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि बालाघाट में जो कुछ भी उनके खिलाफ नकारात्मक प्रचार हो रहा है, यह प्रशासन की कमजोरी और अक्षमता के कारण हुआ है। उन्हें प्रशासन के द्वारा एक भी कार्यक्रम या मीटिंगों को लेकर सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते वे यहाँ की स्वास्थ्य संबंधी बैठकों और कार्यक्रमों से दूर रहे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में यह आरोप भी लगाया कि उनके सिवनी जिले में करीब 6 डायलिसिस मशीनें हैं, लेकिन बालाघाट में कम है। इसके बारे में प्रशासन को जवाब देना चाहिए। इसी तरह सीटी स्कैन मशीन को लेकर सांसद ने कहा है कि सिवनी में 3 साल से मशीन है। बालाघाट में महामारी के समय मशीन लगाई गई है, जबकि वे पहले से इसके बारे में अधिकारियों से मीटिंगों में कई बार कह चुके हैं। मैं अरे पिछले बार भी नहीं किया था। हम तो सब चीज़ को ढांकते आते रोज बात करते हैं, एसडीएम से बात करते हैं, पर आप क्राइसिस मैनेजमेंट का सदस्य हुए या नहीं। अभी भी आप देखिए सीएम साहब ने सूचना दी कि क्राइसिस मैनेजमेंट में सांसद अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें। बालाघाट से कोई सूचना नहीं आई। सिवनी ने हमें तत्काल सूचना दी कि अपने जनपद में जिला पंचायत में सारी जगह सब सदस्य नियुक्त करें, और बालाघाट की कोई सूचना नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ मैं सदस्य नहीं हूँ, और मैं यदि अतिरिक्त भी आऊँगा तो मैं कहाँ घूमने जाऊँगा, किस जगह जाऊँगा, या तो मुझे अलग से कार्यक्रम बनाना पड़ेंगे हमेशा। तो फिर यदि हम सामूहिकता की बात करें तो सांसद को भी उसमें आप जोड़ें, और यदि नहीं जोड़ते तो सब मैं काम करूँगा, फिर अपने हिसाब से काम करूँगा, फिर प्रशासन अपने हिसाब से काम करे। तो ये ऐसा जब सारा क्राइसिस है तो एक दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, कम से कम ध्यान से। बालाघाट पैसे की दृष्टि से कमजोर नहीं है। कितना पैसा है आपके पास, जो चाहो आप सर्च कीजिएगा। 2 डायलिसिस मशीन है हमारे पास, सिवनी में 6 हैं। सीटी स्कैन है 3 साल पहले से, आज से नहीं, पहले से। क्यों एक एक चीज़ें हमको क्या चाहिए सब कराना चाहिए। आप क्या क्यों करना, तो मैंने उसके चीज़ें लिखा पढ़ी करी कि सब चीज़ें उनको करा जाए, परंतु वो नहीं हो पाया। मैंने डायरेक्ट बात करी होगी जो पीपीपी मूड में जो चलाता है आपका डायलिसिस मशीन, भैया तू लगा कितने बार मैंने चर्चा करी होगी, पर कह नहीं सकता कि नहीं लगाने वाले का कारण क्या है। शुभारंभ कार्यक्रम में आपका नाम होना किस बात? ठीक है, चलता हम आए नहीं तो नाम काय पर रहेगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, शासन प्रशासन आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं? यदि इस प्रश्न को पूछते हो तो मैं बिल्कुल हाँ कह सकता हूँ। मैं आपको बहुत साफ बता दूँ, आप जब इतने आरोप मुझ पर लगाए, मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट का मुझे सदस्य नहीं रखा और ना कभी मुझे बुलाया गया। तो मैं आता भी, तो मैं इसके पहले भी जब आता था तो अपने अतिरिक्त रूप से आकर के सारी बात करता था। क्या कारण मानते हैं आप सांसद जी इसको? मतलब आप अपने विचार से बताएं। हो सकता है उनके दिमाग में रहा, लगता है कि आपसे कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो रही है या आपको पीछे मैं करने उन का सब चीज़ों प्रयास पे नहीं किया जाना जा रहा है? चाहता। में भी कई उद्घाटन हुए, का उद्घाटन हुआ ना, उसमें आपकी कहीं फोटो है ना, आपके नाम का जिक्र तक किया गया है। वो प्रश्न आप उनसे पूछो। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बाद में हमको तो सांसद पद से देखिए हटाकर हमारे पास पहली बात ऐसे सांसद प्रोटोकॉल जो होता है, दूसरे प्रोटोकॉल सांसद इतने काम रहते हैं कि जिसके अंतर्गत हम हमारी उपस्थिति हर जगह हो पाए, ये संभव नहीं है। एक बात तो इसलिए वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, उन्हें नाम रखा नहीं रखा ये उनका विवेक होगा, रखना चाहिए, अलग बात है। उपस्थिति हमारी होगी या नहीं होगी दूसरी बात है, पर हम कोशिश करते हैं कि भाई चलो आप लोग कर लो, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते। हमारे पास लोकसभा का बहुत काम होता है, बैठकें ज़्यादा होती है, तो कोविड के कारण हो नहीं रही हैं तो करते हैं। अब मैं यदि अतिरिक्त रूप से आऊँगा तो अपना कार्यक्रम बना के आऊँगा।
सांसद ढाल सिंह बिसेन आपदा प्रबंधन समिति की मीटिंग में भी प्रशासन से उखड़े हुए दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की, जिसमें पीएम केयर फंड को लेकर पूछे गए सवालों का वो सही जवाब देने के बजाय डीएमएफ और सीएसआर की राशि का जिक्र ही करते दिखे। उनका कहना है कि पीएम केयर फंड से ज़रूरत के हिसाब से राशि बालाघाट जिले को भी मिली है, लेकिन इस राशि का उपयोग कहां हुआ, इस बारे में उन्होंने प्रशासन से ही सवाल करने कह दिया। जबकि वे पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते प्रशासन से केंद्र से मिली तमाम राशियों का ब्यौरा आसानी पूर्वक दे सकते थे। कुल मिलाकर सांसद ढाल सिंह बिसेन स्वयं पर लगे तमाम आरोपों के बाद दिखाई तो दिए, लेकिन इसके लिए खुद को जिम्मेदार न बताते हुए स्थानीय प्रशासन पर ही तोहमत लगाते रहे। सांसद जी, पीएम केयर से आपने बात की थी, राशि जो आपसे सांसद में मिली थी, कुछ जानकारी ऐसी लगी कि पीएम केयर से जो है वेंटिलेटर सर्विस जिला चिकित्सालयों को देने की बात कही गई है। बालाघाट जिला और सिवनी जिला की बात की जाए तो कितने वेंटिलेटर आए हैं आपके संसद? देखिए, हमारे पास पिछले बार मैंने खुद यहाँ राशि दी थी, तो पिछले बार मेरे राशि से भी वेंटिलेटर परचेस किया है इन्होंने। जो मेरे 15 लाख दी थी उसमें वेंटिलेटर, अब क्या क्या सामान किया आप उनसे लिस्ट पूछ लो। तो पिछले बार 15 लाख में आपने क्या क्या खरीदा खास निधि से? आपने पैसे दिए तो आपने पूछो मैंने क्या क्या खरीदा करके। अब भी जानकारी लगा लो, उसमें सारा था कि पीपी खरीदा, जो जैसी आवश्यकता लगे आप परचेस कर लें, स्वतंत्र होना। हम ये नहीं करें, जो आपको लगे भाई डॉक्टर वो है। फिर भी मैंने कहा था वेंटिलेटर, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने फिर कलेक्टर से कहा है कि 50 लाख रुपये और अतिरिक्त दिला। एक वेंटिलेटर युक्त वैन बालाघाट में उपस्थित रहनी चाहिए। ये पिछले साल से सीएसआर फंड से मैंने लिखा, पर सीएसआर फंड भी नहीं मिला पिछले साल की कोविड के। नहीं तो उसके पहले ही लिखा था कि एक हमारे पास वेंटिलेटर युक्त हमारे पास वैन होनी चाहिए। क्यों? माइल का कर्मचारी है, एचसीएल का कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी कभी अचानक जरूरत पड़ गई, नागपुर पहुंचाना है मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज या रायपुर पहुंचाना है, तो कम से कम वेंटिलेटर वाली होगी, तो उसको कम से कम वेंटिलेटर से पहुंचाने की सुविधा होगी। ये बात मैं 1.5 साल पहले लिख चुका इनको। और मेरा दुर्भाग्य, मैंने कहा ना कि सीएसआर बंद, डीएमएफ बंद, सांसद निधि बंद, तो मेरा मुँह बंद। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन की मार का असर अब गरीबों पर दिखाई देने लगा है। खासकर समाज का ऐसा तबका जो भूमिहीन है, आवासहीन है और मजदूरी के भरोसे जीवन यापन करता है, उनकी समस्याएं बढ़ गई है। सरकार की ओर से ऐसे परिवारों को कोई मदद या राहत नहीं मिल रही है, जिससे अब वे भूखे मरने की कगार पर है। रजेगांव से हमारे सहयोगी हितेश अजीत ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे गरीब परिवार के दर्द को सामने लाया है, जिनके लिए कोरोना काल लाचारी और बेचारगी से कम नहीं है। दरअसल परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रजेगांव निवासी देवदीन मेश्राम और उनकी पत्नी दोनों की उम्र 60 पार है। इन दोनों की एकमात्र संतान थी, जिसकी उन्होंने जैसे तैसे शादी कर दी और खुद झोपड़े में निवास करते हैं। लॉकडाउन से पहले देवदीन स्थानीय होटलों में काम करके अपना और पत्नी का पेट पाल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। होटलें बंद हो जाने से उनका काम धंधा बंद हो गया है, जिससे उनके सामने भोजन के लाले पड़ गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस गरीब परिवार को ना तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है और ना ही राशन कार्ड से मिलने वाला अनाज नसीब हुआ। ऊपर से पेंशन की राशि भी इनको नहीं मिलती है। मजबूरी में ये परिवार गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार की योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंचता? क्या यह योजनाएं केवल उन परिवारों के लिए ही चलाई जाती है जो सक्षम हैं और अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो देवदीन पर ग्राम पंचायत सरपंच और प्रशासन की नज़र आज तक क्यों नहीं पड़ी? क्या प्रशासन नहीं चाहता कि गरीबों को योजनाओं का लाभ मिले और मुसीबत में सरकार की योजनाएं उनके काम आए? यह सवाल उठाना आज इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार किसी को पड़ी है तो वह गरीब मजदूर और आवासहीन एवं भूमिहीन परिवार है। सरकार को इनके बारे में सोचना होगा, शासन प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, अन्यथा ये लोग महामारी से तो नहीं पर भूख से जरूर मर जाएंगे। ये बताइए, ये बेशरम की बहुत सारी लकड़ी आपके यहाँ दिख रही है, हाँ। ये किस लिए लाए हो आपने? क्या हम उससे हम खाना बनाते हैं, हमारे गैस नहीं है, उससे हम खाना बनाते हैं, हमारे पास गैस नहीं है, कुछ नहीं है, गैस नहीं है और राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड बहुत समस्या है हमारी, और लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है। हम अंधारे में रहते हैं, अंधारे में खाना खाते हैं, अंधारे में दूसरी मदद करते हैं बेचारे। दूसरी मदद करते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन है आपके? और मेरी मिसेस है और मैं हूँ। मिसेस? किरण भाई नाम है उसका, मेरा देवी जी नाम है। तो आपने पेंशन और ये राशन के लिए किसी से बोले नहीं अभी तक?
बोला था, मतलब ग्राम पंचायत में बोला था, तो उसने कोई ध्यान नहीं दे रहे वो लोग। कोई ध्यान नहीं दे रहा। 100 बार गया ग्राम पंचायत में, सचिव से बोला, सरपंच से बोला, वो बोलते कि अभी तुम्हारा कुछ नहीं बनता, ऐसा बोला उन्होंने। और ये जैसे आपकी बिजली नहीं तो फिर कैसे रहना होता हम रात में? मतलब क्या है, हम 1 रुपये की बत्ती लाते और खाना वाना खा के रख देते, फिर बुझा लेते, वो अंधारे में सोते हैं हम लोग। 1 रुपये की मोमबत्ती लाते हैं हम लोग। 1 रुपये की मोमबत्ती। हाँ। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे ने एक साथ कई सवाल उठाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य सुविधाओं और वैक्सीनेशन के हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए शासन प्रशासन से इस दिशा में त्वरित निर्णय लिए जाने की बात कही। हिना कावरे ने कहा है कि विकासखंड स्तर पर कोरोना मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, जिससे जिला अस्पताल पर अनावश्यक दबाव न बढ़े। उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी मशीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जबकि उनके द्वारा इसे लेकर पहले ही अपने विधायक निधि से राशि दी गई है। हिना कावरे ने वैक्सीनेशन के मसले पर कहा है कि जो कोई भी वैक्सीन लगाना चाहता है उसे पहले लगाए। यदि किसी गांव में वैक्सीनेशन के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है तो लोग वैक्सीन का विरोध भी शुरू कर देते हैं, जिन्हें कोई समझा नहीं सकता है। ऐसे मामले बहुतायत में सामने आ रहे हैं। इसीलिए 45+ वाले वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं तो 18+ वालों को ही वैक्सीन लगाया जाए, क्योंकि क्षेत्र में आज भी वैक्सीन नहीं लगने से कई लोग और युवा नाराज है। लोग भी वेट करते हैं कि प्रोसेस होगी, लेकिन एक बहुत लंबी प्रोसेस यदि हो जाए तो फिर दिक्कत पड़ेगी। और तीसरी लहर आने के पहले अपने को इतनी तैयारी रखना पड़ा है। जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए बताया कि केमलापुर में तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एक हमने ऑक्सीजन प्लांट भी दिया है, लेकिन वो मुझे पता है कि जब तक उसकी प्रोसेस आएगी तब तक तीसरी लहर आ जाएगी, लेकिन उतनी तैयारी अपने को करनी पड़ेगी। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर ही मेहनत करने की जरूरत है। फील्ड के लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम बात कि वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन की बहुत बुरी स्थिति है। जहां हो रहा है वहां बहुत अच्छा हो रहा है और जहां नहीं हो रहा है वहां बिल्कुल जीरो है। उसके लिए पर्सनल लेवल पे भी, पॉलिटिकल भी, प्रशासनिक भी, सभी तरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कुछ जगहों पर तो विजिट किया है, कुछ भ्रम ऐसे फैल गए हैं गाँव में कि यदि एक व्यक्ति जो पहले से बीमार है उसको वैक्सीन लगी और उसकी डेथ हो गई तो वो पूरा गाँव का गाँव आपको अवॉइड कर देता है कि हमको वैक्सीन नहीं लगवाना है। तो भाई आज की स्थिति में जैसे केमलापुर का अगर उदाहरण दूँ तो वहाँ पर 18+ वालों को वैक्सीन नहीं लग रहा है। वैक्सीन आपके पास है, पूरा स्टाफ आपका जाता है, पूरा दिन वहाँ रहता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन एक बंदा आपके पास आकर अबव 45 वाला वैक्सीन नहीं लगवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम ये करें कि जो लगवाने तैयार है 18+ वाला उसको आप वैक्सीन लगवाओ। कोई ऐसा तो नहीं कि 18+ वालों को अलग वैक्सीन लगेगी और उसको अलग लगेगी। तो ये कुछ आपके फील्ड की दिक्कत है जिसको आपको दूर करना पड़ेगा। वैक्सीन की यदि कमी है तो वो एक अलग मामला है, उसके लिए इधर जवाबदार है, वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन जहाँ अवेलेबल है उसके बाद भी लोग नहीं आ रहे हैं और जो लगवाना चाह रहे हैं उसको हम अभी लगा नहीं रहे हैं। तो जो लगवाना चाह रहे हैं उसको तो पहले सेव कर लें, जो नहीं लगवाना चाह रहे हैं वो शायद उसको देख के लगवा लें। तो इतनी तैयारी प्रशासनिक स्तर पे भी और हम लोग पर्सनल लेवल पे भी अपना करें। ये मेरे सुझाव है सारे। वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी के अमले ने ग्राम बोर्डी में पुरनदास पिता महादास लोधी के घर में बड़ी मात्रा में सागौन की चिरान जब्त की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार के नेतृत्व में उपवन मंडल अधिकारी लांजी के द्वारा पुरनदास लोधी के घर में सर्चिंग की गई। इस दौरान मौके से बड़ी मात्रा में सागौन लकड़ी की चिरान मिली है, जिसके बाद वन अमले ने आरोपी के घर से एक नगारा मशीन, 34 नग सागौन चिरान की पटिया और 3 नग सागौन के लट्ठे करीब 0.424 घन मीटर जब्ती की कार्यवाही की है, जिसकी बाजार कीमत 25,000 रुपये आकी गई। जब्त सामग्री को काष्ठागार डिपो लांजी परिवहन कराया गया और आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम एवं काष्ठ चिरान अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया। इस कार्यवाही में पश्चिम लांजी वन अमले से उपवन क्षेत्रपाल दिलीप डोंगरे, सुखचंद भलावी, रविंद्र सोनवानी, करीम खान, योगराज पटेल, मयूर सांडिल्य और विशाल आसटकर मौजूद रहे। आज दिनांक 17/5/2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी के बोडरी गांव में पूरनदास लोधी अपने घर में सागौन की चिरान कर रहा है, जिसके पश्चात उसके विरुद्ध सर्च वारंट जारी करवाया गया और दल बल के साथ उसके घर पहुंचे और सर्च की गई तो मौके से सागौन की चिरान करते हुए पाया गया। फिर इसके बाद संपूर्ण वन अमले ने उस सागौन की चिरान के साथ 1 नंग आरा, 34 नंग सागौन चिरान की पटिए
और 3 सागौन के लट्ठे जब्त किए गए और वनोपज को काष्ठागार लांजी भेजा गया और अपराधी जो काष्ठ चरान करवा रहा था पूरन दास पिता महार दास के विरुद्ध वन अपराध दर्ज किया गया। ये जो वन अपराध दर्ज किया गया उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं के तहत और काष्ठ चरान अधिनियम 1984 के तहत उसके विरुद्ध वन अपराध दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण की जांच उपरांत प्रकरण को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।